नमस्कार। आज हम भारत की हायर एजुकेशन सिस्टम में हो रहे एक बहुत बड़े बदलाव की बात करने वाले हैं। यूजीसी ने कुछ ऐसे नए नियम जारी किए हैं जिनका सीधा असर देश के हर कॉलेज, हर यूनिवर्सिटी और वहां के हर स्टूडेंट और स्टाफ पर पड़ने वाला है। तो आखिर क्या हैं ये नियम, आइए समझते। इन सारे नियमों की जो आत्मा है ना, वो इस एक लाइन में छिपी है: पूर्ण समता एवं समावेशन। ये सिर्फ कोई भारी भरकम शब्द नहीं है, बल्कि यही वो सोच है, वो विजन है जिसके इर्द गिर्द ये पूरा ढांचा तैयार किया गया है। ठीक है, तो चलिए इसमें थोड़ा और गहरा उतरते हैं। इन नियमों का असली मकसद क्या है? देखिए, इसका लक्ष्य बहुत साफ है। एक ऐसा माहौल बनाना जहां हर किसी को, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से आता हो, आगे बढ़ने का, सीखने का और कामयाब होने का बराबर मौका मिले। इसे सिर्फ एक रूल्स की किताब की तरह मत देखिए। ये असल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बड़े बड़े आइडियाज को जमीन पर उतारने का एक ब्लूप्रिंट है। मतलब मकसद ये है कि बराबरी की बातें सिर्फ कागजों तक सीमित न रहें, बल्कि हर कैंपस की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बने। तो सवाल ये उठता है, ये नियम लागू किस पर होंगे? जवाब बिल्कुल सीधा है, भारत के हर एक हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पर। कोई भी इससे बाहर नहीं है। और ये 13 जनवरी 2026 से लागू हो जाएंगे और 2012 के जो पुराने नियम थे अब उनकी जगह ले लेंगे। अच्छा, किसी भी समस्या को सुलझाने का पहला कदम क्या होता है? पहले ये समझना कि समस्या है क्या। इसीलिए यूजीसी ने पहली बार भेदभाव या डिस्क्रिमिनेशन को बिल्कुल साफ साफ और आधिकारिक तौर पर डिफाइन किया है। और ये परिभाषा बहुत दिलचस्प है, क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्ट भेदभाव की बात नहीं करती, मतलब जो साफ साफ दिखता है। ये उन इनडायरेक्ट यानी छुपे हुए व्यवहारों को भी अपने दायरे में लेती है, जो किसी के लिए माहौल को अनकंफर्टेबल या अनफेयर बना सकते हैं। नियमों में ये भी बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है कि किन किन आधारों पर भेदभाव करना सख्त मना है। और ये लिस्ट काफी लंबी और जरूरी है। इसमें धर्म, जाति, लिंग, डिसेबिलिटी से लेकर आर्थिक स्थिति तक हर उस पहलू को शामिल किया गया है जो किसी को कमजोर महसूस करा सकता है। तो नियम तो बन गए, पर ये जमीन पर उतरेंगे कैसे? कौन इन्हें लागू करवाएगा? यहीं पर एंट्री होती है सपोर्ट के 3 स्तंभों की। ये एक पूरा इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है जो इन नियमों को सिर्फ कागज से निकालकर हकीकत में बदलेगा। ये 3 पिलर स्ट्रैटेजी ये पक्का करती है कि स्टूडेंट्स और स्टाफ को हर लेवल पर सपोर्ट मिले। इसमें प्रोएक्टिव गाइडेंस भी है, तुरंत मदद भी है और फॉर्मल शिकायत का मैकेनिज्म भी है। चलिए इन तीनों पिलर्स को एक एक करके समझते हैं। पहला स्तंभ है इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर। इसे आप सपोर्ट सिस्टम का प्रोएक्टिव हिस्सा मान सकते हैं। इसका काम प्रॉब्लम होने का इंतजार करना नहीं है, बल्कि पहले से ही एक ऐसा सपोर्टिव माहौल बनाना है जहां जरूरतमंद ग्रुप्स को एकेडमिक, फाइनेंशियल और सोशल गाइडेंस मिल सके। दूसरा स्तंभ है इक्विटी हेल्पलाइन। यह है आपकी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, मतलब मदद के लिए पहला और सबसे तेज दरवाजा। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 24/7 काम करेगी और पूरी तरह से कॉन्फिडेंशियल होगी, ताकि कोई भी बिना किसी डर के अपनी बात कह सके। और फिर आता है तीसरा और सबसे अहम स्तंभ, इक्विटी कमेटी। ये वो ऑफिशियल बॉडी है जो शिकायतों पर एक्शन लेगी। जब कोई मामला गंभीर हो और फॉर्मल शिकायत दर्ज हो, तो ये कमेटी उसकी गहराई से जांच पड़ताल करेगी। अब इस कमेटी की बनावट देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। इसमें सिर्फ प्रोफेसर और मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं, इसमें स्टूडेंट्स के प्रतिनिधि भी हैं और सिविल सोसाइटी यानी समाज के लोगों को भी शामिल किया गया है। ऐसा इसलिए ताकि हर तरह का नजरिया शामिल हो और फैसले निष्पक्ष हों। चलिए, सिस्टम तो बन गया, लेकिन असली ताकत तब मिलती है जब लोगों को पता हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। तो अब समझते हैं शिकायत करने और न्याय पाने का पूरा प्रोसेस क्या है। देखिए, पूरी प्रोसेस को कितना सीधा और टाइम बाउंड रखा गया है। शिकायत करने से लेकर एक्शन होने तक हर स्टेप के लिए एक डेडलाइन तय है। 24 घंटे में मीटिंग, 15 दिन में रिपोर्ट और 7 दिन में एक्शन। मकसद साफ है, न्याय में देरी ना हो। लेकिन एक सवाल मन में जरूर आता होगा, अगर कोई कमेटी के फैसले से खुश नहीं है तो क्या यह फैसला आखिरी है? नहीं, नियमों में इसके आगे का रास्ता भी बताया गया है। ये 2 स्टेप की अपील प्रोसेस दिखाती है कि अगर शुरुआती नतीजे से कोई संतुष्ट नहीं है तो वो मामले को आगे ले जा सकता है। पीड़ित व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल लोकपाल यानी ओम्बुड्समैन के पास अपील कर सकता है और फिर उनका फैसला फाइनल माना जाएगा। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जवाबदेही। अगर कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी इन नियमों को नहीं मानती तो क्या होगा?
क्या यह सिर्फ सलाह है या इसके पीछे कोई ताकत भी है? जी हां, इसके लिए कुछ बहुत ही गंभीर नतीजे तय किए गए हैं। सिर्फ एक नंबर याद रखिए, 4। यूजीसी नियम न मानने वाले संस्थानों पर 4 तरह की बड़ी और सख्त कार्रवाई कर सकता है, और यह दिखाता है कि इस बार मामले को कितनी गंभीरता से लिया जा रहा है। ये नतीजे काफी सीरियस हैं। फंडिंग रोकने से लेकर नए कोर्स शुरू करने पर रोक और यहां तक कि यूजीसी की लिस्ट से नाम हटाने तक। मतलब साफ है, इन नियमों को हल्के में नहीं लिया जा सकता। ये सिर्फ कागजी सलाह नहीं, बल्कि सख्त कानून हैं जिन्हें न मानने के गंभीर परिणाम होंगे। तो आखिर में सवाल यही है, कागज पर तो ये सिस्टम बहुत मजबूत और शानदार लगता है, लेकिन इसकी असली कामयाबी इस बात पर टिकी है कि संस्थान इसे कितनी ईमानदारी और इच्छा शक्ति से लागू करते हैं। ये एक बहुत बड़ी और उम्मीद भरी पहल है, और ये देखना वाकई दिलचस्प होगा कि आने वाले सालों में ये भारत के एजुकेशन लैंडस्केप को कैसे बदलता है।